मशरिक़ वस्ता में जारी नाजुक जंगबंदी को एक नई मोहलत मिल गई है और अमरीका ने ईरान पर तयशुदा हमले फिलहाल मौखर करने का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप ने इस अहम सिफारती पेशरफ्त का क्रेडिट खलीजी ममालिक को दिया है। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में उनका कहना है कि ईरान पर मंगल को किए जाने वाले मुजव्वज़ा हमले वक्ती तौर पर रोक दिए गए हैं। उनके मुताबिक ये फैसला कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर किया गया है। सदर ट्रंप ने उम्मीद का इजहार किया कि अमरीका और खित्ते के इत्तेहादी ममालिक के लिए काबिल कबूल मुआहदा हो सकता है जिसमें न्यूक्लियर डील बुनियादी शर्त है। ताहम उन्होंने मिलिट्री क़यादत को ये हिदायत भी दी कि अगर कोई काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो ईरान पर किसी भी वक्त बड़े और फैसला कुन हमले के लिए तैयार रहे। दूसरी जानिब ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ सख्त रखा हुआ है। ईरानी सदर का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं, बल्कि ईरान इज़्ज़त, वक़ार, ताकत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है। अहम बात यह है कि मुज़ाकराती फ़रीक़ैन के दरमियान अब भी वाज़ेह इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट के अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा और जौहरी प्रोग्राम पर सिर्फ उसी सूरत बात करेगा जब अमरीका लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग के ख़ात्मे की ज़मानत दे। जबकि वाशिंगटन ने इस शर्त को मुज़ाकरात के नताइज से मशरूत करार देते हुए कबूल करने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या सिफारतकारी मौजूदा तातुल को ख़त्म करवाएगी या खित्ता एक बार फिर मुमकिना फ़ौजी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। उधर पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का अहम दौरा किया, जहाँ उन्होंने मुल्क दुश्मन अनासिर को वाज़े पैगाम दिया। उनका कहना था कि प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सेबोटाज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल ने इस बात पर भी जोर दिया कि पायदार तरक्की का हुसूल अवाम दोस्त पॉलिसीज, गुड गवर्नेंस और मजबूत सिक्योरिटी इकदाम से ही मुमकिन है। तो सवाल ये भी है कि फिर हुकूमत को इस हवाले से किन इकदाम की फौरी ज़रूरत है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जावेद मलिक साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, अहमद हसन अल अरबी एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू चिश्ती साहब। ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो मौजूदा मुज़ाकरात हैं, ये वाकई किसी बड़ी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ ये टाइम गेन किया जा रहा है और ये डिप्लोमेटिक टर्म में सिर्फ ये समझा जाए कि सिर्फ टाइम गेन करने के लिए स्ट्रेटजीज हैं, ये टैक्टिक्स हैं? बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने इनवाइट किया। मेरा ख्याल है टाइम गेन से ज़्यादा फेस गेन हो रहा है, क्योंकि इस वक्त एक ऑप्टिक्स की जंग चल रही है और परसुएशन करके किसी तरीके से एक अश्योर्ड बिलीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन करके ख़ास तौर पे अमेरिका चाह रहा है कि ईरान मुज़ाकरात की तरफ आ जाए। और जाहिर है एक ऐसी पिक्चर जब तक क्रिएट अमेरिका नहीं करेगा ऑफेंस दिखा के और अपनी पोस्टरिंग करके, उस वक्त तक ऐसा लगेगा कि अमेरिका ने एक पोजीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज या पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये मुआहदा करने की तरफ जा रहा है। तो डिटरेंस क्रिएट करना तो जाहिर है लाजिम है, लेकिन मैं तो अक्सर कई दिनों से ये कह रहा हूँ कि ये 40 दिन की जंग के अंदर कोई अमेरिका का रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इजराइल की फुली बैकिंग थी, 20,000 के करीब हमले हुए हैं। तो पीछे उनकी किटी में उस तरह का कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या वेपन्स या ऑप्शंस रह नहीं गई जिसको कहा जाए कि अब करेंगे। ओके, इतनी आसानी से कोई बैठेगा आपका नहीं ख्याल। मलिक साहब, ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बड़ा प्रेस किया है कतर को, सऊदी अरब को और यूएई को, कि उन्होंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने टेंशन को कम कराने में। तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? ये एकदम से उनका मिडल ईस्ट को प्रेस करना, ये क्या सिग्नलिंग कर रहा है? जी देखिए, पहली बात तो आदिल साहब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं, देखिए अमेरिका के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि एक बहुत ही इफेक्टिव डिप्लोमेसी के ज़रिए एक सीज़ फायर जो है वो हासिल किया है, देयरफॉर अमेरिकन हैज़ हॉल्टेड देयर ऑपरेशन या पॉज देयर ऑपरेशंस। इवन जो इनका ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम था, उसको भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की काविशों से रोका गया। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक परसेप्शन फैलाई जा रही थी कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में और स्पेशली सोशल मीडिया में, अनफॉर्चुनेटली मफरूज़ों पर मबनी बातें होती थी कि जीसीसी में दरारें आ गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में भी बात हुई थी, मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये कहा था कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जीसीसी इज़ वन। इवन अगर ओपेक से कोई मुल्क साइट पे चला भी जाता है, दैट डज़ नॉट मीन ये जीसीसी को थ्रेट है।
दूसरा पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर हैं आप जानते हैं वो भी ईरान में थे कुछ दिन, एक दिन 2 दिन बल्कि 3 दिन, अभी आई एम नॉट श्योर वापस आ गए हैं, लास्ट मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहीं थे, वो भी कुछ मोटिवेट कर रहे हैं उनको एग्री करने के लिए। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि देखिए कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके अंदर ऑब्वियसली अभी तक डेडलॉक है। आई विल एग्री विद यू। देखिए दोनों पोजीशंस जो हैं वो मैक्सिमलिस्टिक हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है, अमेरिका अपनी उसी पॉइंट पे है जो शुरू में था, यानी 3 पॉइंट्स जो मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आप चाहें, विच इज़ ऑफ कोर्स न्यूक्लियर, द प्रॉक्सीज एंड द मिसाइल प्रोग्राम। वो ये कहते हैं कि इन तीनों को रोकना पड़ेगा। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि लेबनान में वो कहते हैं अगर ईरान कहता है कि वहाँ पे आप जंग बंदी करें, तो फिर एक सवाल पैदा होता है बासी साहब की जंग बंदी तभी ख़त्म होगी जब वहाँ पे प्रॉक्सीज की सपोर्ट रुकेगी। अभी आप ये तो नहीं हो सकता आप प्रॉक्सीज की सपोर्ट जारी रखें और आप कहें जंग रुक जाए। लेबनान के साथ जंग नहीं है, जंग हिजबुल्लाह के साथ है। हिजबुल्लाह इज़ नॉट लेबनान। हिजबुल्लाह एक मलेशिया है जो लेबनान के अंदर ऑपरेट कर रही है। दैट इज़ नॉट द गवर्नमेंट ऑफ लेबनान। वी हैव टू डिस्टिंक्शन मेक इट डिस्टिंक्शन विद दैट। दूसरी बात यमन है, यमन में हुतीज़ हैं। हुतीज़ आर नॉट यमन। यमन इज़ एक मुल्क है, उसके अंदर कुछ एंटिटीज़ हैं जिनको सपोर्ट की जाती है। तो ये उन चीज़ों को अगर सपोर्ट रुकेगी तो ऑफ कोर्स जंग भी रुक जाएगी। तो इट्स लाइक कंडीशनल टू वन अनदर। वो अब ये कहता है कि पहले कौन सी आप करें और दूसरी नंबर 2 पे कौन सी आए। आई थिंक दे हैव टू मेक एन एग्रीमेंट ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर ये चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले। लेकिन उससे बढ़ के जो जिस चीज़ ने सबको परेशान किया हुआ है वो है अपना हुर्मुज़, द स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़। और वहाँ पे आप जानते हैं कि पहले तो ये बात हो रही थी कि उसको ओपन कर दिया जाए, लेकिन लास्ट मुसवदा जो भेजा गया ईरान की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम इसके फ्यूचर को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल भी करना चाहते हैं। नाउ दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल पोजीशन। ना ये अमेरिका को एक्सेप्टेबल है, ना जीसीसी को एक्सेप्टेबल है, ना मुझे लगता है मुझे और आपको एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपना हुर्मुज़ जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर है। उसकी ना तो कोई हिस्टोरिकल रीज़न कभी ऐसा कुछ हुआ है कि एक मुल्क उसको कंट्रोल करे। दूसरा उसका जो पानी है उसका बहुत सा हिस्सा उसके लिए उन्होंने एक एजेंसी भी बना दी है। जी अब देखिए ये कैसे मुमकिन है? आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक ऐसे रास्ते को जो कि एक इंटरनेशनल वाटर है उसको हम रोकेंगे? तो ये वो पोजीशन है जिन पे फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार करेंगे देन डिप्लोमेसी कैन सक्सीड। तो ये वन साइडेड नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं 2 वे होगा, 2 वे ट्रैफिक है, या ये दोनों साइड से जो है वो थोड़ी सी लीनियंसी देखिए भाई साहब जस्ट वन सेकंड। देखिए अब हम क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है। हमें दोनों अतराफ के पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रखते हुए आगे बढ़ना है अगर हम सीरियस हैं इस मामले का हल निकालने में। हम अगर एक तरफ की बात करेंगे दूसरे की नहीं करेंगे तो वो फिर न्यूट्रलिटी तो नहीं होगी। जी ओके, फेयर इनफ। अहमद, ये अगर डायलॉग जो है नाकाम हो जाता है तो क्या अमेरिका आपके ख्याल में दोबारा ईरान पर अटैक करेगा, और इसके फिर क्या इम्पैक्ट होगा और कितना मैसिव अटैक कर सकता है दोबारा? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस पर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, टेक्निकली मैं हमेशा ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आम तौर पे अगर हम स्टेटिस्टिकली एनालिटिकली चीज़ों को देखें तो दो ममालिक जब जंग में जाते हैं, पिछले 100 साल का जो डेटा हमारे पास मौजूद है, दो ममालिक जब जंग में जाते हैं उसके बाद सीज फायर हो जाता है। सीज फायर के बाद इमीडिएटली वापस जंग में जाने की जो प्रोबेबिलिटी और चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, 12 to 15% के करीब होते हैं। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो दोबारा जंग में फुल फ्लेज वॉर में नहीं जाएंगे। Having said that, मिडिल ईस्ट एक कॉम्प्लिकेटेड रीजन है और यहाँ पे आप कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। जहां तक वापस दोबारा जंग में, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है या बयानात हैं, मुझे आमतौर पे डिप्लोमेसी के अंदर जब कोई भी फ्रेमवर्क कंसोलिडेशन के करीब जा रहा होता है तो आमतौर पे जो रेटरिक होता है वो शार्प हो जाता है। डेटन एग्रीमेंट को आप देख लें या बाकी जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट्स, इस तरह के जो पुराने एग्रीमेंट्स हुए हैं, आप देख लें कि जब वो कंसोलिडेशन के करीब जा रहे होते हैं तो रेटरिक थोड़ा शार्प हो जाता है, क्योंकि रेटरिक के थ्रू आप जो टेबल होता है उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन स्पेस और अपनी लिवरेज स्पेस को इंक्रीज करते हैं। सो अभी आई थिंक जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं और पहले भी जो उन्होंने बयानात दिए हैं, आई थिंक वो ज़्यादा इन्फो डोमेन के अंदर या परसेप्शन के थ्रू या नैरेटिव के थ्रू या रेटरिक के थ्रू अपनी स्पेस इंक्रीज करना चाह रहे हैं, डिप्लोमेटिक जो टेबल है वहाँ पे। उसके साथ साथ जो आपने बात की है कि अमेरिका चांसेस हैं कि अटैक कर सकता है, तो बिल्कुल चांसेस हैं अमेरिका अटैक कर सकता है। और अमेरिका बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी अमेरिका ने नहीं की, अमेरिका वो चीख के कह चुके हैं कि हम आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करेंगे, लेकिन अमेरिका ने अभी नहीं किया। और मल्टीपल और भी अगर वेपन्स की और एमिनेशन बात करें, अमेरिका इस दुनिया अभी इमर्ज कर रही है इनटू मल्टीपोलैरिटी, लेकिन मल्टीपोलैरिटी अभी आई नहीं। अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट, यूनिपोलर है अभी भी वर्ल्ड। सो अमेरिका के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है।
दूसरी बात ये कि यहाँ पे जब हम इस डिबेट में पड़ जाते हैं कि कौन जीता है और कौन हारा, नोशन ऑफ विक्ट्री क्रिएट करने की कोशिश जब हम करते हैं, तो आई थिंक वहां पे थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर अमेरिका की जीत की डेफिनेशन डिफरेंट है, ईरान की डिफरेंट है, पाकिस्तान की डिफरेंट है, बाकी दुनिया की डिफरेंट है। अमेरिका को आप ये कह सकते हैं कि उनको भी अगर परसेप्शन डोमेन में या पॉलिटिकली घर के अंदर नुकसान हुआ है, तो ईरान को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की भी अभी पांचवें, पहला टियर ऑफ लीडरशिप गया, दूसरा गया, तीसरा गया, अभी चौथे के ऊपर खड़े में। और उसके अलावा जो सैंक्शंस हैं जो इनके लिए काफी क्रिटिकल रही हैं ईरान के लिए थ्रू आउट, अभी तक वो सैंक्शंस में कोई भी रिबेट और कमी नहीं आ सकी, जो कि इन्होंने कहा था कि हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो आई थिंक दोनों साइडों के ऊपर बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और इरानियंस को भी ये पता होना चाहिए कि उनको भी जो है, जो रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड रियलिटीज ऑफ द रीजन है, आपने पूरे रीजन को भी अपने खिलाफ कर लिया जीसीसी कंट्रीज के ऊपर अटैक करके, फिर उसके बाद दुनिया की जो सुपर पावर है उसके साथ भी आप लड़ रहे हैं और वो सारा कुछ है। तो आई थिंक बेटर सेंस यही है कि इसके ऊपर जो बेहतर एक कॉम्प्रोमाइजिंग, अभी तक आफ्टर तकरीबन जो सीज फायर है उसको जितनी देर जंग रही उससे ज्यादा टाइम हो चुका है, और अभी भी मैक्सिमलिस्टिक पोजीशंस के ऊपर खड़े हुए हैं। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी बेटर सेंस आनी चाहिए। मुझे जाती तौर पे ऐसा नहीं लगता कि दोबारा जो है वो इमीडिएटली फुल फ्लेज वॉर होगी, लेकिन आई थिंक ईरान को भी थोड़ी वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए और अमेरिकन को भी शो करनी चाहिए, ताकि मामला जो है ये इतना लिंगर ऑन ना करे। और उसकी रीज़न अहमद ये कि जो हमने देखा कि रिसेंट पास में जिस तरह अमेरिका ने अटैक किया था और फिर दोबारा अटैक कर दिया, ये रीज़न है इस वक्त आपके इस आर्गूमेंट की कि चांसेस हैं दोबारा अटैक करने के, क्योंकि ऐसा हो चुका है? वरना जो आप मिलिट्री हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं उसमें हमें दिखता है कि एक अरसे के बाद फिर या कुछ टाइम के बाद दोबारा से वॉर में या फुल फ्लैज वॉर में जाती हैं नेशंस अगेंस्ट ईच अदर। जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, अभी तो हम इमीडिएट फेज में हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ट्यूसडे को अटैक करना था, तो मुझे लगता है कि वो जो मिलिट्री हिस्ट्री का जो हवाला मैंने आपको दिया वो उसके साथ बैठता नहीं है। सो अभी तो हम इमीडिएट फेज में, हाँ 6 महीने बाद अटैक करते हैं। एंड डोनाल्ड ट्रम्प पर्सनैलिटी ऑल्सो, बिकॉज वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल से हैं और आप इस किस्म के लीडर्स के साथ कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हिस्ट्री को भी चेंज कर देते हैं, तोड़ भी देते हैं, मरोड़ भी देते हैं, समथिंग लाइक दैट। डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात सामने रखेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। चिश्ती साहब, ईरान की जानिब से जो कहा जा रहा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो नहीं रोकी जाएगी, एक तो इस डेवलपमेंट को, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये डूएबल है, क्या ये एक्सेप्टेबल है इन दिस वर्ल्ड जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों में बंधे हुए होते हैं? और जो बात मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहा हूँ, मैं उनका भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, डिबेट को ज़रा ओपन करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ जिस तरह भी अहमद ने बात की, देखें जो इकनॉमिक असेसमेंट है वो ये है चिश्ती साहब कि ईरान 30 साल पीछे चला गया है। यानी आज अगर ईरान खुल जाए तो इट विल टेक 30 ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम दिस वॉर। मैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो 30 साल ईरान पीछे चला गया, और इससे पहले भी ईरान जो था वो होम ग्रोन प्रोडक्ट्स पर रिलाई कर रहा था, सैंक्शंस थी उसके ऊपर बहुत सारी। एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बात कर रहे हैं मलिक साहब के प्रॉक्सीज, लेट मी ओपनली से दिस, जाहिर है ईरान और मिडिल ईस्ट की एक दूसरे के साथ प्रॉक्सीज चलती हैं जो एक दूसरे को वो करते हैं, तो उनका ये ख्याल है कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनको इनके खिलाफ। मिडिल ईस्ट का जो डिफरेंस है विद ईरान, एक ही रीज़न है कि वो प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं वहाँ पे अगेंस्ट इसराइल और दूसरी कंट्रीज़ के भी। तो अब इसको भी आप जहन में रखें, तो क्या ये कंप्लीट पैकेज नहीं होगा, या ये सिर्फ यही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, अमेरिका और इसराइल और ईरान एक दूसरे से राज़ी हो जाएं, या मिडिल ईस्ट को भी कोई गारंटी ऐसी चाहिए होगी ताकि वो भी जो एक एनिमिटी चल रही थी कुछ अरसे से वो फिर लॉन्ग टर्म पे उसका कोई सोल्यूशन निकल सके? योर टेक ऑन। जी अबाई साहब, बिल्कुल आपने जो पहला सवाल किया या पहला पोर्शन था वो ना न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाला, देखिए ईरानी लोग, चाहे वो इसमें कोई शक नहीं है, जैसे अहमद साहब भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, इकोनॉमिक हुई है, मिलिट्री हुई है, और जाहिर है सिर्फ बिल पे तो आप नहीं लड़ सकते जब तक आपका स्ट्रक्चर इतना तबाह हो जाए। तो ईरान ने भी एक न्यू फाउंड, एक तरफ उसको लिवरेज मिला है, लेकिन ईरान को अपनी लिमिटेशन भी पता है कि वो ये नहीं कर सकता कि और 40 दिन की जंग बर्दाश्त कर ले, 20,000 खुदा न खास्ता और अटैक बर्दाश्त कर ले। ऑब्वियसली उसकी लिमिटेशन है। अमेरिका की अभी भी कैपेसिटी है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये सिर्फ अटैक से आगे अब सोचना पड़ेगा, लीवरेज कितना लेना है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा जैसे अगर 40 दिन में नहीं हुआ कि जिस तरह कॉम्प्रोमाइज, सरेंडर, सीज फायर, हाथ खड़े कर दे ईरान, वो मुझे लाइकली नहीं लगता। मैं उस सेंस में कह रहा था न्यूक्लियर एनरिचमेंट का ईरानी लोग और हुकूमत पर्टिकुलरली बिल्कुल हक बजाने में, ये पूछने में, वो मैं आपके व्यूअर्स को भी रिफ्रेश कर देता हूँ कि 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था JCPOA, 1.5 साल एक्सटेंसिव मुज़ाकरात हुए थे। कहा जाता है कि 6 साल से बिहाइंड और ट्रैक 2 पे चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे। जब वो 1.5 साल एक्सटेंसिव होने के बाद जब 15 में हो गया JCPO,
तो हम क्यों भूल जाते हैं कि 8 टन न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल ईरान ने रूस के हवाले किया था कैस्पियन सी के रास्ते से, 8 टन। अब 440 की बात हो रही है, ये 18 गुना उस वक्त ज्यादा मटेरियल दिया गया था। तो वो जाहिर है पूछने में हक बजाने में है कि जनाब हमने जब उस वक्त इतना कॉम्प्रोमाइज किया था तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2015 में एग्रीमेंट को 2016 में आके क्यों सस्पेंड कर दिया था 3 साल बाद। तो फिर टेक होम ईरान का क्या, ईरानी हुकूमत को भी ये क्लियर है ऑन दिस मैटर, लास्ट पॉइंट ऑन दिस सब्जेक्ट, ईरानी हुकूमत को भी क्लियर है कि ये जो 440 फेमस टनेज है ये तमाम की तमाम वाहिद लीवरेज है जो बहुत बड़ा लीवरेज है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अब न्यू फाउंड है ना, एक और डेवलपमेंट हुई है कि तो आई थिंक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो प्रॉक्सी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ न्यूक्लियर रिच, मेरा ख्याल है डेफिनेटली ये पैकेज वाइज ही होगा, ये नहीं होगा कि स्टैंड लोन एक सेगमेंट को पहले एड्रेस कर ले उसको। हाँ, ये डिफरेंस जरूर आ रहा है अमेरिका और ईरान के अंदर के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में फर्क है। ईरान चाहता है कि 440 की पहले बात ना की जाए, स्टेट ऑफ, अमेरिका चाहता है पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो और जाहिर है और न्यूक्लियर एनरिचमेंट पहले दो, उससे भी पहले दो, यानी वो सीक्वेंशियल अमेरिका चाहता है कि पहले न्यूक्लियर की बात करो फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करो। ईरान को क्योंकि न्यू फाउंड लीवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मिली है तो वो कहता है पहले उस पे बात करो जिस पे बाकी रिलेटिवली दूसरी साइड कमजोर है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। तो आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में फर्क है, लेकिन होगा ये पैकेज ही जब भी हुआ। ये देखना पड़ेगा कि किसके ने किसको जरा कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करवाया है, कौन ऑप्टिकली अपने लोगों को बेहतर कहने की पोजीशन में है कि हम जंग जीते हैं। ओके, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए ये ज़ाहिर है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर तो काफ़ी घंटों बात हो सकती है, हमारे पास टाइम लिमिटेशंस हैं, वरना एक एक पॉइंट से कई पॉइंट्स निकलते हैं। अब एक तरफ जो अभी अहमद भी बात कर रहे थे, मैं किसी हद तक इस बात को मानता हूँ कि अभी भी इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, और फिर जो उसका एनिमी है यानी उसका जो सबसे बड़ा राइवल है वो चाइना है। ऑब्वियसली चाइना अभी तक 2035 पॉलिसी पर है, नो कन्फ्रंटेशन, नो वॉर, नो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, नो बूट्स ऑन ग्राउंड। सो अमेरिका के पास ये स्पेस है इस वक्त अहमद, जिसकी वजह से अमेरिका अभी तक वो मार्जिन इंजॉय कर रहा है, वो स्पेस इंजॉय कर रहा है। वरना हमने देखा है कई कंट्रीज टकरा गई एक दूसरे के साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पावर्स इमर्ज हुई उन्होंने एक दूसरे को टफ टाइम दिया, उसमें अमेरिका सर्वाइव करता ही गया लेकिन दूसरे कंट्रीज फारे हो गई। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन एक चीज़ तो ये हुई है, मैं अहमद ये आपके पास भी सवाल लाऊंगा, पहले मैं मलिक साहब के पास ले जाना चाहता हूँ कि एक तरफ ठीक है कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, उसकी इकॉनमी, उसकी मिलिट्री माइट, सब कुछ, लेकिन जो बात चिश्ती साहब भी कर रहे हैं कि विल टू फाइट और जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ईरान ने कैश किया है, कैपिटलाइज किया है, वो अभी हर कंट्री नहीं कर सकती। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आउट ऑफ नोवेयर, वो सिलेबस में था ही नहीं और आ गया और अब वो एक ट्रबल बन गया। ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड चल रहे हैं और फिर इस स्टेज पे अमेरिका ये तो तस्लीम करना पड़ेगा कि बेशक अमेरिका बॉम्ब कर दे, न्यूक्लियर बॉम्ब कर दे, ईरान पे कुछ भी कर दे, लेकिन जो टारगेट वो विद इन वीक 4 डेज हासिल करना चाहता था उसकी जैसी पावर अब ये रियलाइज नहीं कर सकी कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पर बैकअप में भी फोर्सेस लगी होती हैं, ईरान के साथ भी कई एडवर्सरीज बैकअप में अमेरिका को टफ टाइम दे रही हैं, सो वो उसकी वॉर को 40 डेज पे ले जाएंगी और फिर कुछ चीज़ों को अनसर्टन भी कर देंगी। मलिक साहब, योर टेक ऑन। जी देखिए, अब ये तो एक परसेप्शंस की बात है, आप कैसे देख रहे हैं, मैं कैसे देख रहा हूँ, दूसरे दोस्त कैसे देख रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो ईरान जो है वो इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो इनफ्लेक्सिबल हैं, आई थिंक देयर ऑन द लूजिंग एंड, क्योंकि उनकी कंट्री ऑलरेडी 47 साल से सैंक्शंस में है, एक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे ही आप अब ये कहते हैं ना कि हमला हुआ है उनके ऊपर, आपको याद होगा जब ये रेवोल्यूशन आया था तो सबसे पहले रेवोल्यूशन के बाद अमेरिकन एम्बेसी पे उन्होंने हमला किया था, एक एंटी अमेरिकनिज्म की आगाज़ तो वहीं से हुआ, फिर उसके बाद उस वक्त से चलता चल रहा है ये मसला, और उसके वक्त से लेकर आज तक पहली बात तो वो सैंक्शंस में फंसे रहे, फिर जंग में फंसे रहे, फिर अभी खलीजी ममालिक को अपना दुश्मन बना लिया। पूरी 57 ममालिक हैं आपके मुस्लिम दुनिया के। मुझे आप बताइए कि अगर पाकिस्तान एक मीडिएशन को एक साइड पर रख दीजिए, कौन इनके साथ खड़ा हुआ है? तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी हद तक भी ये कह सकेंगे कि दे हैव सक्सीडेड इन एनीथिंग। ऑफ कोर्स ये ज़रूर है कि उन्होंने रेजिस्ट किया है किसी हद तक, लेकिन दूसरा रास्ता, हम हमेशा आपके प्रोग्राम में ये बात कहते हैं कि देखिए दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने मुल्क को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने की। अगर वो ये रास्ता बदलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, कमिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बनते हैं, वो अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं, वो अपनी सैंक्शंस को लिफ्ट करवा सकते हैं, उनके जो असासे मुंजमद हैं वो उनके रिलीज़ हो सकते हैं।
अगर आप एक इकोनॉमिक पावर बन जाते हैं इस खित्ते की, तो फिर आपके साथ क्यों लोग दुश्मनी करेंगे? पहली बात, जरूरी तो नहीं है ना कि आप सिर्फ हमला करके या आप जो है वो एक मिलिट्री अपने आप को जंग की हालत में रख के ही आप कामयाबी की तरफ जाएं। आप अपने आप को इकोनॉमिक पावर भी बना सकते हैं। पाकिस्तान बहुत सिंसियरली ये कोशिश कर रहा है इस हवाले से कि इस चीज़ को रियलाइज करवाया जाए। मुझे नहीं पता कि हमारी काविशें किस हद तक कामयाब होंगी, या इस हद तक तो ज़रूर हुई हैं कि एक सीज फायर है यहाँ पे। मुझे लगता ये है कि देखिए, जैसे कि तमाम लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जंग रास्ते मसले का हल नहीं है। जंग भी हो चुकी, अगर मजीद भी होती है तो एट द एंड ऑफ द डे फिर दोबारा आपको मुज़ाकराती मेज़ पे आना पड़ेगा। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी जो सोच है मेरी नज़र में ईरान के अंदर भी है, क्योंकि वहाँ पे भी आप जानते हैं IRGC का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी जो सिविलियन लीडरशिप है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं कि आई बिलीव कि अपना हुर्मुज़ को ओपन होना चाहिए। यानी ये जो फ्यूचर कह रहे हैं कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेंगे, दिस इज अ नॉन स्टार्टर इन माय ओपिनियन। अगर आप इस तरफ जाएं, एक तो मलिक साहब, इस वक्त मेरी पोजीशन तो मैं एंकर कर रहा हूं, तो इसलिए मेरी पोजीशन ज़रा एनालिस्ट वाली नहीं है, तो मैं अपने बहुत सारे आर्गुमेंट्स जो है वो रिजर्व रखकर जो है वो सवालात कर रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चंस करने से हमारी डिबेट का मकसद सिर्फ ये होता है उस क्वेश्चन से हम आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए लोगों को पिक्चर थोड़ी क्लैरिटी दें कि हो क्या रहा है। डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात सामने रखेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अहमद, मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, इसमें ये कितनी सेंसिटिव है पाकिस्तान के लिए, और जब नई अरेंजमेंट्स हो रही हैं रीजन में भी, तो कितना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है ये? जी देखें, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हम एक बात जब ईरान और अमेरिका की हम कर रहे हैं और उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसराइल फैक्टर है जो इस सारी चीज़ों को ड्राइव कर रहा है बहुत हद तक। हमें उसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अमेरिकन की जो मिसकैलकुलेशंस कह लें उसको, या जो वो समझ रहे थे, या जो परसेप्शन थी उनकी ईरान को लेके, वो हाईली ड्रिवन थी इसराइल की तरफ से। और इसराइल के पुश करने के ऊपर ही अमेरिका ने इस जंग के अंदर वो शामिल हुए हैं। उसमें उनके अपने अंदर के पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, एपेक लॉबी है अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंस है ऑफ द जो इसराइली लॉबी है उसका, और फिर मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, और पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है अभी भी इसराइलीज की वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ अमेरिका, आपको एक बात और भी जहन में रखनी है कि 1999 ऑनवर्ड्स जो रिचर्ड पर्ल, प्रिंस ऑफ डार्कनेस ने जो प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी डिक चेनी और पॉल वुल्फोविट्स के साथ मिलकर सारा क्राफ्ट किया था मिडिल ईस्ट को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भी इवन 2021 से उस प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी से हटना शुरू हो चुका था यूएस। और ये एक सेंटिमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया था कि अमेरिका अपने पैसे वेस्ट कर रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है उन जंगों के अंदर शामिल होकर जो मिडिल ईस्ट के अंदर अनएंडिंग वॉर्स और ये सारा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी इसी पॉपुलर सेंटिमेंट को, इसी पॉपुलर वेव को राइड करके इक्तदार में आए। सो अमेरिका स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट की बात कर रहा है, मॉनरो डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है, और अमेरिका 2021 ऑनवर्ड्स अपना फुटप्रिंट डिक्रीज करने की बात करता चला आ रहा था मिडिल ईस्ट से। ये जो जंग उन्होंने की है ईरान के साथ, ये बेसिकली इसराइल के लिए ऑन दी अदर हैंड ये लाइफलाइन है। इसी वजह से पिछले 800 दिनों में 4 दफा हमले कर चुका है इसराइल ईरान के ऊपर, क्योंकि उसके अलावा जैसे बिल क्लिंटन ने भी कहा था कि मिडिल ईस्ट में जो जंगें हो रही हैं वो इस वजह से हो रही है कि नेतन्याहू इक्तदार में रह सके। सो इक्तदार में रहने की सिर्फ ये जंग, अभी एक स्ट्रेटेजिक माइंड से अगर आप बात करें या आप उसका एनालिसिस मांगे तो वो आपको यही कहेगा कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर एक पीस आ जाए कम से कम अगले आने वाले 24 महीनों या 36 महीनों के लिए, तो इसराइल के लिए, स्पेशली नेतन्याहू के लिए सर्वाइवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए पिनकल है, ये पिनकल इंपॉर्टेंस है इस बात की कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमन है, मिडिल ईस्ट के अंदर पीस है, और वो एक सस्टेनेबल पीस की तरफ जाए। दूसरा यस पाकिस्तान के लिए। और तीसरी जो हॉर्मुज वाली बात आपने कही है, आई थिंक हॉर्मुज के ऊपर मैं मलिक साहब से टोटली अग्री करूंगा, और मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि आप हॉर्मुज, मेरी तरफ से आप बंद कर लें हॉर्मुज, ठीक है, आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में, आपने हॉर्मुज बंद किया, लेकिन हॉर्मुज बंद करने के बाद नुकसान किसको हो रहा है? कि इसराइल और अमेरिका को नुकसान हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान ईरान के एलाइज को हो रहा है। सो आई थिंक ये, मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि ये जो हॉर्मोज होगा ईरान के लिए, इसमें अहमद एक मसला है ना, मैं इकोनॉमिकली तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, मेरे ख्याल है चिश्ती साहब भी आपसे एग्री करेंगे। हम तो बात ये कर रहे हैं कि उसने जिस स्ट्रेटजी के तहत बंद किया है उससे अमेरिका और इजराइल के पर दुनिया का, इजराइल पे ना भी हो, अमेरिका पे तो दुनिया का बहरहाल प्रेशर है। मिडिल ईस्ट भी उनको इंगेज कर रहा है, हम भी इंगेज कर रहे हैं, हम भी अमेरिकन को समझा रहे हैं, ईरानियों को समझा रहे हैं, चाइनीज़ ने भी आई एम श्योर उनको कहा होगा, उनका भी रिलायंस है। सो इट्स नॉट अबाउट कि वो अमेरिका को लॉस या प्रॉफिट हो रहा है,
उन्होंने एक डेटरेंस क्रिएट कर ली जो कि अमेरिका जैसी एक सुपर पावर ने नहीं सोचा था कि हम वॉर करने जाएंगे तो वो हमें जो है वो जाते जाते अटका लेंगे किसी चीज के अंदर। ये थोड़ा सा आदिल भाई, इसको लॉजिकल अगर आप इस तरफ लेके चले जाएं तो आप ये देखें कि प्रेशर क्या है अमेरिका पे कि दुनिया को इस बहरान से निकालने का। वो बहरान यानी दुनिया ऑस्ट्रेलिया तक जो प्राइस इंक्रीज हो रही है ऑयल की, जिससे गरीब आदमी सफर कर रहा है, फिर उसका कसूरवार ये परसेप्शन डोमेन में आप ये देखें, अगर 2 साल के बाद इस पे किताब लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि ईरान ने हॉर्मुज बंद की जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हुई और अमेरिका ने फिर हॉर्मुज खुलाई। तो आपने तो अमेरिका को हीरो बना दिया। मगर उसमें यह भी लिखा जाएगा ना कि अमेरिका ने इम्पोज की वॉर ईरान के ऊपर, ये भी तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये इनडायरेक्ट लेकिन ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट ये होगा कि अमेरिका ने हॉर्मुज खुलवा दिया और ईरान ने बंद कर दी। मेरा सिर्फ कहना ये है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, बिकॉज फिर ये भी कहा जाएगा ना 7 महीने पहले मुज़ाकरात करके बात करके फिर डायलॉग के बीच में अटैक कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। हाँ, अगर अमेरिकन हिस्टोरियन होगा तो ऐसे ही लिखेगा, एशियन हिस्टोरियन होगा तो दोनों की बात कर देगा। बंद नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। इंटरनेशनल वाटर्स को आप नहीं बंद। नहीं, मैंने अगेन अहमद मलिक साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। मैं जो पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं यहां तक एग्री कर रहा हूं कि इससे पूरी दुनिया, मैंने तो ये भी कहा पूरी दुनिया का लॉस हो रहा है, रीजन का लॉस हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उसने एक स्ट्रेटजी के तौर पर इतनी बड़ी सुपर पावर को उसमें हुक कर लिया, वहां स्टक करा दिया। अब ये बात ठीक है कि ये कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना पूरी दुनिया की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट आई एग्री विद यू। मैं तो बल्कि इस हक में हूँ कि 1 घंटे बाद खुलना चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी बड़ी सुपर पावर ने अपनी वॉर इंपोज करके पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल दिया। ईरान, इट्स नॉट बिटवीन अमेरिका एंड ईरान एनी मोर। जी मलिक साहब। जी, मैं यही बात कहूंगा कि देखिए वॉर के भी कोई रूल्स होते हैं। यू नो, इफ सपोजिंग अमेरिका हैज डन समथिंग रॉन्ग, हम आई थिंक अरबी साहब हों या एक कमोडोर साहब हों, आप हों या मैं, हम ये चीज़ कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, उनको नहीं करना चाहिए था। स्पेशली अगर ओमान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो इसके ऊपर अगर हम हिस्ट्री देखेंगे 10 साल के बाद, हम यही कहेंगे वी विल बी इन एग्रीमेंट कि ये गलत था। लेकिन हम ये कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे जो ईरान ने किया। यानी आपने हुर्मुज को ब्लॉक ईरान ने किया है, ये चीज आपको जहन में रखना है। अमेरिका ने काउंटर ब्लॉकेड की है जस्ट टू यू नो ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस। बट माय आर्गुमेंट इज, मेरा आर्गुमेंट बहुत सिंपल है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जस्टिफाइड नहीं होता, लेकिन एक बड़ी सुपर पावर को फंसा देता है। मैं ये कह रहा हूं मिलिट्री स्ट्रेटजी में अगर आप जाएं तो बड़ी सुपर पावर को वो फंसा गया है वहां पे। आप देखिए, जस्टिफाइड तो किसी सूरत भी नहीं है। एक गिलास पानी भी किसी का बंद करना जस्टिफाइड नहीं। हम मुसलमानों का तो ईमान है कि पानी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स पे जो कुछ भी हो रहा है होने दिया जाए। जी, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट, गुड। जस्ट अगर किसी मुल्क में फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो और कुछ एंटिटीज वहां पे जाके टेररिज्म शुरू कर दें, बॉम्बिंग शुरू कर दें, हम उसको जस्टिफाई तो नहीं कर पाएंगे ना। दैट्स लाइक आई वुड से अ नेगेटिव एक्ट। ठीक है, तो ये भी जो है, अगर आप एक तरफ आप ये आपका दोस्त है, आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान आपका दोस्त है, मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं अमन की, लेकिन अमन की उसको सपोर्ट करने के बजाय आप ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन मलिक साहब, इट्स नॉट फेयर वर्ल्ड। मलिक साहब, इट्स नॉट फेयर वर्ल्ड। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की आड़ में भी बॉम्बिंग इज नॉट जस्टिफाइड। सो अनफॉर्चुनेट है, पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं सब अपनी। जी चिश्ती साहब, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि हम एथिक्स मोरालिटी हम किसी एक तरफ तो कर ही नहीं सकते। एथिक्स मोरालिटी तो फिर ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 2015 से 18 तक विजिट किए थे कई, और कोई इतनी सीरियस वायलेशन नहीं हुई थी। फिर एथिक्स मोरालिटी ये है कि एनपीटी पर ईरान ने साइन किया हुआ है, इसराइल ने नहीं किया हुआ। जो 2 हमला करने वाले ममालिक हैं वो बुनियादी तौर पर दोनों ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर हैं। थोड़ा सा पहले एक इजरायली एक मिनिस्टर थे, उनसे पूछा गया था कि इट इज सेड दैट यू हैव 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उसने इसका सो व्हाट। तो फिर सो व्हाट, फिर इसका मतलब है कि अब सिलेक्टिव हम एथिक्स मोरालिटी नहीं कर सकते। एक जो भी इतना कमजोर मुल्क, इसके खिलाफ सुपर पावर हो, बैक्ड बाय इजराइल हो, 20,000 अटैक्स कर दे उसके ऊपर, ऑलमोस्ट सुप्रीम उसकी कमांड हो या एयर सुप्रीमेसी हो, तो हम उसको कहें कि नहीं अब तुम एथिक्स और मोरालिटी तो छोड़ रहे हो ना, ये तो गलत बात है। उसका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बाद में अपॉलॉजी की ना, और वो एक पूरी की पूरी नेशन आपने बॉम्बिंग करके जो है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ईरान का सर्वाइवल का मसला है, अमेरिका की वॉर ऑफ चॉइस है, ईरान के पास वॉर ऑफ चॉइस नहीं है। उसने ये नहीं देखना कि किसको, उसने ये देखना है कि मैं अमेरिका को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एलाइज, रीजनल कहां पेन क्रिएट कर सकता हूं। और सर मैं तो आप लोगों से भी थोड़ा आगे जाके बात करता हूँ। ये नेशनल इंटरेस्ट की लड़ाई है अपने अपने, इसमें एथिक्स और मोरालिटी का तो कोई गेम ही नहीं है। सबके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और रीजनल इंटरेस्ट हैं। दिस व्हाट हैपनिंग। 1 मिनट मलिक साहब, 1 मिनट अहमद अरबी साहब। मुझे पता है अहमद जो है आप क्रॉस करेंगे मेरी तरह लिमिट, आप दोनों थोड़ा सा एहतियात करेंगे, मुझे पता है। जी मलिक साहब, 1 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स।
जी मेरी तो सिर्फ जी एक यही गुजारिश है कि देखें हम जो भी कर रहे हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान इज मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ दिस इशू। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशें तो यही हैं कि हम एक न्यूट्रल True. मीडिएटर के तौर पर अपना काम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स वी शुड स्ट्रेंथन हमारी स्टेट की जो एफर्ट्स हैं फील्ड मार्शल की, प्राइम मिनिस्टर की, उनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। वी शुड मेंटेन अ वेरी न्यूट्रल स्टांस। और इस हवाले से जो काविशें पाकिस्तान कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि दोनों मैक्सिमलिस्टिक अप्रोचेस को किसी हद तक करीब लाया जाए और इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए। ऑफ कोर्स अमेरिका से भी हमारी अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन आप देखें हमारे जो फील्ड मार्शल 3-4 दिन वहां रुके, अब वो दूसरे वजीर साहब वहां रुके हुए, तो पाकिस्तान तो काविशें कर रहा है ईरान को भी कन्विंस करने की। ईरान वाले दोस्त थे वो नहीं आए थे इस्लामाबाद, अमेरिका तो आने वाले तैयार थे। तो ऑब्वियसली अब हम उम्मीद करते हैं कि ये मसला हल की तरफ जाएगा, दोनों अपनी अपनी पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएंगे ताकि इस खित्ते में अमन बहाल हो। इसी तरह दैट इज द गोल ऑफ जिस तरह मैंने पाकिस्तान, एंड आई होप कि जिस तरह मैंने टॉक शो में आप 3 पावर्स के होते हुए जो है वो मीडिएशन वाला रोल प्ले किया है कि दोनों साइड्स के फ्लॉज सामने रखे हैं कि ये फ्लॉज है, बट आई एग्री विद यू, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी, के पाकिस्तान की एज ए कंट्री जो एफर्ट्स हैं वो रिकग्नाइज हो भी रही हैं, और हमें भी इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि हम दोनों को ये बताएं कि आप कहां गलत हैं कहां सही है, जो हमारा रोल है मीडिएशन में, अगर वो हमारी ओपिनियन ले रहे हैं, और अगर सिर्फ हमारा प्लेटफॉर्म है तो वो भी पाकिस्तान के लिए तो काबिल इज्जत बात है। अहमद 1 मिनट प्लीज। जी देखें, मुझे आई टोटली एग्री जिस साहब के साथ कि एथिक्स और मोरालिटी तो वैसे भी इंटरनेशनल न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर में वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन मेरा सिर्फ आर्ग्यूमेंट ये है कि जी एथिक्स और मोरालिटी मैटर नहीं कर रहे, लेकिन परसेप्शन तो मैटर कर रही है, और परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 21st सेंचुरी है, इट्स पोस्ट ट्रूथ एरा, परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी एट टाइम्स। और ईरान की जो परसेप्शन है उसको आई थिंक बेहतर करने का, ये हॉर्मोन्स को बंद करना और ये सारा, ये ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकली भी मुझे काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है, और मुझे परसेप्शन डोमेन में भी काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है, और इससे जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है। मैंने आपके सामने आर्ग्यूमेंट ये रखा था कि अगर खित्ते में अमन आ जाए तो वो पूरी मुस्लिम दुनिया के और फोर्सेस ऑफ पीस के हक में है, और ईरान को ये एस्टैब्लिश करना है कि ईरान फोर्सेस ऑफ पीस के साथ खड़ा हुआ है। ईरान को एज अ हिंड्रेंस या एज अ स्पीड ब्रेकर नहीं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए पीस प्रोसेस के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सोल जो आप कहते हैं बैकबोन ऑफ माय आर्गुमेंट, वो इसी चीज के ऊपर खड़ी हुई है। राइट, थैंक यू सो मच अहमद हसन अरबी, जावेद मलिक साहब, एयर कॉम चिश्ती साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, आदिल बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।